नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल नागर। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व भूगोल की एक ऐसी श्रृंखला पर जिसे आप महाद्वीप और महासागरों के नाम से जानते हैं। आने वाला जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, इस सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में जो पहला पेपर रहने वाला है, उस पेपर में आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो बात करते हैं हम महाद्वीप और महासागरों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अब बात करने वाले हैं महाद्वीप व महासागर के विषय में। तो सबसे पहले एक प्रश्न आपसे लिया जाता है कि इन महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे होती है, या फिर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्राचीन महाद्वीप कौन सा है। एक प्रश्न है आपके लिए, विश्व का सबसे प्राचीन महाद्वीप कौन सा है। महाद्वीप कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपके पास पेंजिया, दूसरा ऑप्शन में है आपके पास गोंडवाना लैंड, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने अंगारा लैंड, और लास्ट ऑप्शन में है हमारे सामने यूरेशिया। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर रहने वाला है वो है पेंजिया। तो प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय इसे किसके नाम से जाना गया था? पेंजिया। और ये जो पेंजिया था, ये अपनी उत्पत्ति के दौरान अत्यधिक गर्म गैसों का गोला हुआ करता था। बात आती है पेंजिया की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ध्यान रखना, पेंजिया ये सूर्य का एक विखंडित टुकड़ा है या सूर्य का एक विखंडित भाग है। जब सूर्य में विस्फोट हुआ तो सूर्य में विस्फोट होने के कारण इससे काफी सारे टुकड़े अलग हुए, और उन्हीं टुकड़ों से वर्तमान में जो ग्रह आप सौर मंडल में देखते हो उनकी उत्पत्तियां हुई। तो उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह आप पृथ्वी को भी जानते हो, जो कि जिस समय इनकी उत्पत्ति हुई उस समय इसे क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। अर्थात प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय ये अत्यधिक गर्म गैसों का गोला हुआ करता था, और इसी गर्म गैसों के गोले को क्या नाम दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया। ठीक है। तो प्रारंभ में अगर बात करते हैं तो प्रारंभ में ये हमारे पास जो पृथ्वी थी, इसी पृथ्वी को किसके नाम से जाना गया था? पेंजिया के नाम से। ठीक है। और इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलराशि का जमा हुआ करता था, जिसे उस समय पेंथालासा महासागर के नाम से जाना गया। क्या कहा गया? पेंथालासा महासागर कहा गया। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस दौरान इसे तो पेंजिया कहा गया, और इसके चारों ओर जो ये महासागरीय जल का आवरण था, इसी को किसके नाम से जाना गया था? पेंथालासा महासागर। पेंथालासा महासागर इसे कहा गया। ठीक है। अब ये जो पेंजिया थी, एक और बात यहां पर आपसे पूछी जाती है, इस पेंजिया की उत्पत्ति कब हुई, अर्थात पृथ्वी की जो उत्पत्ति है ये कब हुई? तो आपका आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व। कितने साल पहले इसकी उत्पत्ति होती है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व सूर्य के विखंडन होने से या सूर्य में होने वाले विस्फोट से जो टुकड़े, जो भूखंड अलग हुए, उन्हीं में एक क्या भी थी? पृथ्वी भी थी, जिसे प्रारंभ में पेंजिया नाम दिया। और ये पेंजिया जबरदस्त गर्म गैसों का गोला हुआ करती थी। समय के साथ साथ ये ठंडी होने लगी, और जैसे जैसे ये ठंडी होने लगी तो इस पर संकुचन के कारण
संकुचन अर्थात सिकुड़ने के कारण इसमें दरारें पड़ने लगी और उन्हीं दरारों के परिणाम स्वरूप पेंजिया का विखंडन होने लगता है। जैसे जैसे पेंजिया का विखंडन हुआ वैसे वैसे इन महाद्वीपों का निर्माण होता हुआ चला। ठीक है, तो पेंजिया और पेंजिया का जब विखंडन होता है तो पेंजिया के विखंडन होने के पश्चात दो नए भूखंड बने। कितने भूखंड बने? इन्हीं भूखंडों को कालांतर में किसके नाम से जाना गया? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण होता है, पेंजिया के विखंडन से एक जो भूखंड बना है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये प्रारंभ में थी पेंजिया और इस पेंजिया के चारों ओर जो विशाल जलराशि थी इसे को क्या कहा गया था? पेंथालासा महासागर। ये था कौन सा महासागर? पेंथालासा महासागर। समय के साथ ये ठंडी होने लगी और जैसे जैसे ये ठंडी होने लगी तो इसका विखंडन प्रारंभ हुआ, जो कि पेंजिया के विखंडन के पश्चात दो नए भूखंड बनते हैं। कितने भूखंड बने? दो नए भूखंड बने। आज इन्हीं भूखंडों को आप किसके नाम से जानते हो? तो एक हिस्सा तो इससे अलग होकर कुछ इस तरीके से निकलता है जिसे नाम दिया गया लोरेशिया। क्या नाम दिया गया? लोरेशिया। और यही लोरेशिया था जो कालांतर में अंगारा लैंड के नाम से प्रचलित हुआ। ठीक है, दक्षिण में स्थित जो भूखंड था उसी भूखंड को दोस्तों किसके नाम से जाना गया था? तो इसका नाम रखा गया था गोंडवाना लैंड। तो इस तरीके से पेंजिया के विखंडन के पश्चात दो नए भूखंड बनते हैं जिन्हें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया, जो वर्तमान में प्राचीन भूखंडों के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। चलिए, इन दोनों प्राचीन भूखंडों के मध्य में इन दोनों प्राचीन भूखंडों के मध्य में इस पेंथालासा महासागर के जल के प्रवाहित होने के कारण एक नवीनतम जल संतति, या हम इन्हें भूसंततियां बोलते हैं, एक नवीनतम भूसंतति तैतीस सागर के रूप में बनती है। ठीक है, तो गोंडवाना और अंगारा लैंड के बीच में एक भूसंतति हुआ करती थी जिसे किसके नाम से जाना गया है? तैतीस सागर के नाम से। ठीक है, अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनके विखंडन से वर्तमान महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो विखंडन हुआ है ये कब हुआ और कितने साल पहले हुआ? तो इसको समझने के लिए हमें पृथ्वी को समझना पड़ेगा और पृथ्वी के इतिहास को जानना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी इतिहास के बारे में बात करते हैं तो ऐतिहासिक घटनाओं को अध्ययन करने के लिए हम उसे अलग अलग भाग में, अलग अलग पार्ट में विभाजित करके देखते हैं। ठीक उसी तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर इसके आज तक का जो इतिहास रहा है इसे भी अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया गया है और उन्हीं कालखंडों को हम महाकल्प के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? महाकल्पों के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर इसके आज तक का जो इतिहास रहा है, इसके इतिहास को कितने महाकल्पों में बांटा गया है? तो आपका आंसर होगा 5। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर इसके आज तक का जो इतिहास रहा है इसे कितने महाकल्पों में बांटा गया है? 5 महाकल्पों में बांटा गया है। और ये जो 5 महाकल्प है उनके विषय में अगर बात करें तो सबसे पहले जो महाकल्प हमारे सामने आता है इसे कहा गया है
एजोइक। क्या नाम दिया है? एजोइक महाकल्प। या फिर इसी को किसके नाम से जाना गया है? आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प। ठीक है। इसी आद्य महाकल्प को किसके नाम से भी जाना गया है? तो प्रागजैविक। क्या कहा गया है? प्रागजैविक महाकल्प। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा महाकल्प आया, इसको किसके नाम से जाना गया? तो इसे कहा गया है पेलियोजोइक। पेलियोजोइक महाकल्प। और इस पेलियोजोइक महाकल्प में पृथ्वी पर पहली बार जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। इसीलिए इस महाकल्प को पूरा जीवी महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद में अगला जो महाकल्प आता है, अगला जो महाकल्प आया, इसे ही किसके नाम से जाना गया? तो आपका आंसर होगा, इसके बाद जो तीसरा महाकल्प आता है, इसे नाम दिया गया था मेसोजोइक। मेसोजोइक। या इसे ही और किस नाम से जाना गया है? मध्य जीवी। क्या नाम दिया गया? मध्य जीवी महाकल्प। ठीक है। इसके बाद अगला जो महाकल्प आया, इसे ही किसके नाम से जाना गया था? सेनोजोइक। सेनोजोइक। या इसे ही किसके नाम से जाना गया? नवजीवी कहा गया। नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प। ठीक है। और वर्तमान में जो पांचवा महाकल्प हमारे पास है, जिसे कहा गया है नूतन या नियोजोइक। नियोजोइक महाकल्प। ठीक है। तो इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर इसके आज तक का जो इतिहास है, इन्हें 5 महाकल्पों में बांटा गया है, जो आपके सामने हैं। अब इन्हीं महाकल्पों को 4 युगों में विभाजित किया गया है। और जो ये 4 युग आपके पास आते हैं, इनमें से सबसे पहला आपके सामने ये है। इसे ही किसी नाम से जाना गया है? प्राथमिक युग। ठीक है। क्या कहा गया इसे? प्राथमिक युग। इसे कहा गया है द्वितीयक कल्प। द्वितीयक युग। इसे नाम दिया गया है तृतीयक, या जिसे आप बोलते हो टर्सरी युग। ठीक है। और इसे कहा गया है चतुर्थक युग। ठीक है। आगे चलते हैं। तो 5 महाकल्पों को कितने युगों में बांटा? 4 युगों में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली। ठीक है। अब ये जो 5 महाकल्प थे, इन पांचों महाकल्पों को भी अल्प युगों में बांटा गया है, या अल्प युग कालों में बांटा गया है। जो कि ये जो एजोइक महाकल्प है, इस एजोइक महाकल्प को 2 कालखंडों में, 2 युगों में बांटा गया, जिनको किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो पहला युग था, इसे तो कहा गया है आर्कियन।
आर्कियन युग। ठीक है, और इसके बाद में अगला आता है जिसे नाम दिया था प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है, तो इस तरीके से एजोइक महाकल्प या प्राग्यजैविक महाकल्प को कितने युगों में बांटा गया? दो में, जिसे आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से जाना जाता है। इस आर्कियन युग की जो अवधि है ये थी 80 करोड़ से 70 करोड़ वर्ष पूर्व की। 80 से 70 करोड़ वर्ष पूर्व, और इसकी जो अवधि थी वो थी 70 से 60 करोड़ वर्ष पूर्व। वहीं ये जो पैलियोजोइक महाकल्प या पुराजीवी महाकल्प है, जिसे आप प्राथमिक युग के नाम से भी जानोगे, इसे 6 युगों में डिवाइड किया गया। कितने युगों में बांटा गया इसे? 6 युगों में। और इसके जो 6 युग हैं, इनमें से सबसे पहले आता है आपके पास कैम्ब्रियन युग। यही वो कैम्ब्रियन युग है जिसमें अरावली की उत्पत्ति हुई थी। एक बात आप और याद रखेंगे कि ये जो एजोइक महाकल्प है, इस एजोइक महाकल्प में किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। मीन्स इस कालखंड के दौरान पृथ्वी पर जीवन नहीं था। अब पृथ्वी पर जब जीवन नहीं था इस समय, तो निश्चित रूप से इस काल की चट्टानें जहां पर भी आपको मिलेगी, उन चट्टानों में आपको जैविकीय या फोसिल्स जो फ्यूल है या फोसिल्स जैविकीय पदार्थों का अभाव मिलने वाला है, जैविक तत्वों का अभाव मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस काल की चट्टानों के अंदर जीव पदार्थ विद्यमान नहीं थे, क्योंकि इस समय तक पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई जीव नहीं था। पृथ्वी पर सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति पैलियोजोइक में प्रारंभ होती है, इसीलिए इस काल को आपने पुराजीवी महाकल्प नाम दिया है, जिसे 6 युगों में बांटा गया। पहला है कैम्ब्रियन युग, जिसकी अवधि थी 60 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व की। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो था वो था ऑर्डोवीशियन युग, जिसकी अवधि है 50 से 44 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, इसके बाद में अगला था सिल्यूरियन युग, जिसकी अवधि है 44 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व की। इसके बाद में अगला आता है डियोनियन युग, जिसकी अवधि है 40 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद में अगला आता है कार्बोनिफेरस युग, जिसकी अवधि 35 से 27 करोड़ मानी जाती है, वर्ष पूर्व तक की मानी जाती है। और इसका लास्ट जो था, जिसे नाम दिया गया था पर्मियन युग,
जिसकी अवधि कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 27 से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इस तरीके से पैलियोजोइक महाकल्प को 6 युगों में बांटा गया है। कैम्ब्रियन, ये वही कैम्ब्रियन है जिसमें आप अरावली को पढ़ते हो। अरावली की उत्पत्ति 60 करोड़ वर्ष पूर्व इसी कैम्ब्रियन युग में मानी जाती है। ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग जिसमें वर्तमान में, जिस काल में के वर्तमान में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार हैं। पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा कोयला बना है तो कार्बोनिफेरस काल में बना है। इसीलिए भारत में बात करें तो भारत में लगभग 98% कोयला कार्बोनिफेरस काल की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है और लगभग 2% कोयला आपको टर्सरी युगीन चट्टानों से मिलता है। ठीक है। इसके बाद मेसोजोइक या मध्यजीवी महाकल्प, या जिसे द्वितीय युग के नाम से भी जानते हैं, और इसी महाकल्प को फिर 3 युगों में बांटा है। कितने युगों में बांटा गया है? 3 में, जिसमें से एक सबसे पहले आता है ट्रियासिक, जिसकी अवधि, ट्रियासिक युग जिसकी अवधि है 22.5 से 18 करोड़ 18 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद में आता है जुरासिक, जुरासिक युग जिसकी अवधि कितनी मानी जाती है, तो 18 करोड़ से, कितने करोड़ से? 18 से 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ये वही जुरासिक काल है जिसके प्रमाण आपको राजस्थान में भी आकलूड फोसिल पार्क से मिलते हैं। आप पढ़ते हो राज्य के जैसलमेर जिले में अवस्थित आकलूड या आकल गांव से 18 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक काल के कास्ट के अवशेष मिले हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला है क्रिस्टेशियस, क्रिस्टेशियस युग जिसकी अवधि है 13.5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। तो इस मेसोजोइक या मध्यजीवी महाकल्प को 3 युगों में बांटा गया, जिसे ट्रियासिक युग, जुरासिक युग और क्रिस्टेशियस युग के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आता है सेनोजोइक, और इसी सेनोजोइक महाकल्प में आप लोगों को ज्ञात हो तो हमारा हिमालय पर्वत बना है। हिमालय की उत्पत्ति इसी काल में हुई है, तभी हम लोग बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति 7 करोड़ वर्ष पूर्व टर्सरी युग में हुई है। अर्थात सेनोजोइक या नवजीवी महाकल्प में हिमालय बना है। इसी महाकल्प को 4 युगों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले आता है इयोसीन युग, और इस इयोसीन युग में महान हिमालय की उत्पत्ति बताई जाती है, या महान हिमालय का निर्माण हुआ था, जिसकी अवधि है 7 करोड़ से, कब से? 7 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। इसके बाद में अगला जो था वो था ओलिगोसीन, ओलिगोसीन युग जिसकी अवधि है 4 से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। इसके बाद में आता है मायोसीन युग जिसकी अवधि है 2.5 से
1 करोड़ वर्ष पूर्व, और अगला जो है वो है 1 करोड़ से, अगला जो महाकल्प आता है वो है कौन सा, तो आपका आंसर होगा प्लिस्टोसिस, प्लिस्टोसिस युग। और इसकी अवधि लगभग एक से, या इसकी जो अवधि बताई गई है वो थी 1.1 करोड़ से। कब से? 1.1 करोड़ से 10 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास जो रिसेंट में वर्तमान में चल रहा है नूतन नियोजोइक, या जिसे चतुर्थक युग के नाम से जानते हैं, इसे भी कितने युगों में बांटा गया? 2 युगों में, जिसमें से एक तो है हेलोसिस, या इसे ही बोलोगे आप हेलोसीन, हेलोसीन युग, जिसकी अवधि है 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व की, और जो वर्तमान में चल रहा है जिसे आप बोलोगे प्लियोसीन युग, जिसकी अवधि कब से कब तक की मानी जाती है? 10,000 से आज तक की। तो इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर इसके आज तक का जो इतिहास रहा है, इसे इन 5 महाकल्पों में बांटा गया, एजोइक, पेलियोजोइक। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे मेसोजोइक, सेनोजोइक, नूतन, सेनोजोइक, नूतन या नियोजोइक महाकल्प, ठीक है। और इस तरीके से इन्हीं युगों में पेंजिया का क्या होता है? विखंडन होता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रारंभ में पेंजिया, जिसकी उत्पत्ति कितने साल पहले हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व पेंजिया की उत्पत्ति होती है। और समय के साथ जैसे जैसे पेंजिया संकुचित होने लगी, वैसे वैसे इसका विखंडन हुआ, और विखंडन होने के बाद 2 नए भूखंड बने, जिन्हें लोरेशिया और या मीन्स अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के नाम से जाना गया। इन दोनों के बीच में एक भूसंतति उत्पन्न हुई, जिसे 33 सागर नाम दिया गया। यहीं पर हमारे एक भूगोलवेता आते हैं जिसे हम अल्फ्रेड वेगनर के नाम से जानते हैं, और ये जर्मनी के रहने वाले थे। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों की उत्पत्ति को लेकर अपना एक सिद्धांत दिया है, जिसे हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर ने कहा है कि अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के विखंडन से, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के विखंडन से लोरेशिया और गोंडवानालैंड का प्रारंभ हुआ। लेकिन उससे पहले ये बात आती है कि अंगारालैंड और गोंडवानालैंड का निर्माण कब हुआ, तो आपका आंसर होगा कार्बोनिफेरस युग में। कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन हुआ, और इसके विखंडन से ये 2 भूखंड बने। तो ध्यान रखना, 35 करोड़, कितने करोड़? 35 करोड़ वर्ष पूर्व, आप यहां देख पा रहे होंगे 35 करोड़ वर्ष पूर्व अगर बात करते हैं, तो कार्बोनिफेरस काल में, अर्थात पेलियोजोइक या पुराजीवी महाकल्प में पेंजिया का विखंडन होता है। तो इस काल में क्या हुआ? पेंजिया का विखंडन, और इसके विखंडन होने से, और इसका विखंडन इस
पैलियोजोइक महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, या आप बोल सकते हो प्राथमिक युग के भी किस महाकल्प में या किस युग में हुआ था? कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन हुआ और इसके विखंडन से दो नए भूखंड बने जिन्हें आप अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पेंजिया का विखंडन कब होता है? तो 35 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया के विखंडन से विखंडन से अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ तथा इनके मध्य में 33 सागर की उत्पत्ति हुई। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से पेंजिया के विखंडन से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। ध्यान रखना, इसके बाद अंगारा और गोंडवाना लैंड के विखंडन के पश्चात अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के विखंडन के पश्चात वर्तमान महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति होती है। अब आप यहाँ पर देखें कि इस अंगारा लैंड के विखंडन से तो दो नए भूखंड बने और आज उन्हीं भूखंडों को आप किसके नाम से जानते हो? तो एक भूखंड तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। देखो, अंगारा लैंड के विखंडन से एक भूखंड तो कुछ इस तरीके से बना जिसे वर्तमान में आप उत्तरी अमेरिका और इस तरीके से यहाँ पर ये मानकर चलेंगे यूरेशिया के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? यूरेशिया के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये तो जो महाद्वीप है इसे तो आज आप किसके नाम से जानते हैं? उत्तरी अमेरिका के नाम से। ठीक है, और ये है आपके पास यूरेशिया। और ये दोनों जो भूखंड हैं ये किससे अलग होकर बने हैं? तो आपका आंसर होगा अंगारा। किससे अलग होकर बने ये? अंगारा लैंड के विखंडन से। अंगारा लैंड का विखंडन। ठीक है, तो अंगारा लैंड के अवशेष आपको क्या क्या मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया बोलें तो यूरोप और एशिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो, गोंडवाना लैंड का जो विखंडन हुआ तो गोंडवाना लैंड के विखंडन के पश्चात एक महाद्वीप तो हमें कुछ इस तरीके से ये मिलता है, इसे बोलेंगे हम दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद में एक भूखंड यहाँ से अलग होता है और कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, इसे बोला जाता है अफ्रीका। साथ में ही एक और छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर नजर आता है जिसे बोला जाता है मेडागास्कर द्वीप। और मेडागास्कर द्वीप के निकट ही ये थी आपकी साउथ इंडियन प्लेट, दक्षिणी भारतीय प्लेट। और एक टुकड़ा यहाँ से अलग होता है जिसे आप वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हो।
और मूलतः ये जो भूखंड यहाँ से निकल कर गया, इसे जो बच गया, इसे कहा जाता है अंटार्कटिका। तो ये तो है हमारे पास कौन सा, अंटार्कटिका। ये तो है अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के बाद अगर बात करें तो ये है अफ्रीका। यहाँ मिलता है ये दक्षिणी भारतीय प्लेट, ये है मेडागास्कर द्वीप, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ये संपूर्ण भूखंड किससे अलग होकर बने हैं? तो आपका आंसर होगा अंगारा लैंड के विखंडन से। और इस तरीके से अंगारा लैंड के अवशेष यहाँ पर क्या क्या माने जाते हैं? तो अंटार्कटिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, भारतीय प्लेट है और ऑस्ट्रेलिया है। ये सब प्राचीन भूखंड अंगारा लैंड के ही अवशेष हैं। किसके अवशेष, सॉरी, किसके अवशेष हैं? ये प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, न कि अंगारा लैंड के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विखंडन कब हुआ और कब इनके विखंडन से ये वर्तमान महाद्वीपों की उत्पत्तियां हुई? तो ध्यान रखना, जैसा कि हमने बात की कि वेगनर के अनुसार 35 करोड़ वर्ष पूर्व लोरेशिया और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ है पेंजिया के विखंडन से। ठीक उसी प्रकार जुरासिक काल में लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक काल, ये जुरासिक काल आप यहाँ देख पा रहे होंगे। 18 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक काल में, अर्थात मेसोजोइक मध्यजीवी, या फिर इसे ही आप क्या बोलोगे, द्वितीयक युग में अंगारा और गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ। अंगारा व गोंडवाना का विखंडन, और इनके विखंडन से वर्तमान महाद्वीपों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से 18 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक काल में अंगारा व गोंडवाना लैंड के विखंडन से वर्तमान महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो आपसे बात की जाए वर्तमान जो महाद्वीप हैं ये कब बने हैं, तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक काल के दौरान बने हैं। ठीक है, वहीं यहीं पर अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक बड़ा प्यारा कोटेशन दिया, जिसमें इन्होंने कहा है कि, क्या कहा है कि सियाल रूपी महाद्वीप, सियाल रूपी महाद्वीप सीमा रूपी महासागरों में तैर रहे हैं। और ये कोटेशन किसका है, ये किसने कहा है? अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, इसका मतलब ये सियाल और सीमा के बारे में बात करें
तो इनका मतलब क्या है? तो मतलब साफ है, आपने पृथ्वी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अगर पढ़ा हो तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप 3 प्रकार की परतें देखते हो, जिन्हें आप किसके नाम से जानते हो? सियाल, सीमा और निफे। अच्छा, इसे सियाल क्यों कहा गया है? क्योंकि इस परत के अंदर सिलिका प्लस एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे संयुक्त रूप से क्या कहा गया? सियाल कहा गया। इसे सीमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर सिलिका प्लस मैग्नीशियम जैसे पदार्थों की प्रधानता है, और सिलिका और मैग्नीशियम के प्रधानता के कारण इसे सीमा नाम दिया। साथ में इसे निफे कहा गया है क्योंकि इसके अंदर निकल प्लस फेरस तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इसी वजह से इसे संयुक्त रूप से किसके नाम से जानते हैं? निफे के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? निफे कहा गया है। ठीक है। अब वेगनर ने ये कहा है कि सियाल रूपी महाद्वीप, इसका मतलब है वेगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार जो महाद्वीप बने हैं वो किस परत से बने हुए हैं? सियाल से। और सीमा रूपी महासागर मीन्स महासागरों की जो उत्पत्ति हुई है, महासागरों के जो तल हैं, ये किस परत से बने हुए हैं? सीमा से। ठीक है, किससे बने हुए हैं? सीमा से। और ये सीमा परत पर महासागरों की जो प्लेटें हैं वो इस परत पर तैर रही है। दोस्तों, ये वैसे ही है जैसे आप ये मानकर चलें, जैसे हम बहुत दूध लेते हैं और उस दूध को बहुत अधिक जब गर्म करने के पश्चात उसे ठंडा रखने के लिए छोड़ते हैं। अगर महाद्वीपों की उत्पत्ति के संदर्भ में हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में ये एज इट इज वैसा ही सीन है जैसे हम अपनी रसोई में दूध को गर्म करके रखते हैं। जब आप दूध को गर्म करके रखते हो तो बहुत अधिक गर्म करने पर, बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करने के पश्चात जब उसे रखते हो तो ठंडा होने के बाद उस पर मलाई की परत जमा हो जाती है। तो सॉरी, किसकी परत जमा हो जाती है? मलाई की परत जमा हुई दूध के ऊपर। तो दूध के ऊपर जो मलाई की परत जमा है वो तो है आपके पास स्थलखंड। वैसे ही पृथ्वी जब उत्पत्ति के दौरान गर्म गैसों का गोला थी और जब ये ठंडी होने लगी तो इसकी ऊपरी परत ठंडी होकर तो कठोर हो गई। आज उसी कठोर परत को हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। और इसके नीचे आज भी चट्टानें तरल अवस्था में हैं, जिसे आप बोलते हो दुर्बलता मंडल। जैसे मलाई के नीचे दूध तरल अवस्था में है, जैसे जैसे वो ठंडा होता है और टाइम निकलता है तो आप दूध के अंदर देखते हो कि उसके अंदर सूखने के कारण, जैसे जैसे मलाई सूखने लगती है तो उसके अंदर धीरे धीरे दरारें पड़ने लगती है और दरारें पड़ने के पश्चात वो क्रैक हो जाते हैं। तो जैसे ही मलाई में दरारें आई और दरारें आने से वो विखंडित हुई और विखंडित होने से उसके काफी सारे टुकड़े उस दूध के ऊपर तैरने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये जो कठोर स्थल मंडल बना था उस पर दरारें आने के कारण वो टूटने लगा और टूटते टूटते इतनी प्लेटें वहां पर बन जाती है। आज यही प्लेटें उसी दूध की तरह जो नीचे दुर्बलता मंडल है, उस दुर्बलता मंडल पर ये प्लेटें तैर रही है। तब कहा है कि सियाल रूपी महाद्वीप सीमा रूपी महासागरों पर तैर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सियाल परत से तो क्या बने हैं? महाद्वीप बने हैं, और सीमा परत से क्या बने हैं? महासागर बने हैं। ठीक है, और इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर
आज तक का जो इतिहास रहा है इसमें पृथ्वी पर इन महाद्वीपों की उत्पत्तियां कैसे हुई, कब क्या बना, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी है। और अब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो यहाँ सबसे पहले हम इसके एरिया पर बात करते हैं, और इन महाद्वीप और महासागरों के क्षेत्रफल पर बात करें तो आपसे प्रश्न किया जाए कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका आंसर होगा लगभग 51 करोड़। लगभग कितना है? 51 करोड़, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर इसी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर आप देखते हो लगभग 29% भाग पर तो स्थल मंडल है, और लगभग 71% भाग पर आपको जलमंडल मिलता है। तो स्थल मंडल के बारे में बात करें तो ये जो स्थल मंडल है ये कितने परसेंट एरिया पर फैला हुआ है? लगभग 29% पर। और जलमंडल के बारे में बात करें तो ये जो जलमंडल है ये कितने प्रतिशत भाग पर है? 71% भाग पर। 51 करोड़ का ये जो 71% एरिया है ये लगभग 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। मतलब 51 करोड़ में से लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर तो आपको क्या मिलते हैं? जल मंडल अर्थात महासागरों का विस्तार मिलता है, जिनकी संख्या आपको कितनी मिलती है? 5। 5 महासागर जो कि आपके सामने हैं। एक तो है प्रशांत महासागर, ठीक है। दूसरा है आपके पास अटलांटिक महासागर। तीसरा हमें मिलता है हिंद महासागर। इसके बाद में अगला मिलता है अंटार्कटिक महासागर, या जिसे आप दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानोगे। और अगला मिलता है आर्कटिक महासागर, जिसे उत्तरी महासागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वहीं स्थल खंड के बारे में बात करें जो संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पर स्थित हैं, जो 51 करोड़ का लगभग 14.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और इस पर हमें 7 महाद्वीप मिलते हैं, जिनमें सबसे बड़ा है आपके पास एशिया। दूसरे नंबर पर आता है आपके पास अफ्रीका। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं तो अगला आता है उत्तरी अमेरिका। चौथा है दक्षिणी अमेरिका। पांचवा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। छठे नंबर पर हम लोगों को मिलने वाला है यूरोप। और लास्ट है ओसेनिया, जिसका सबसे बड़ा देश आपको क्या मिलता है? ऑस्ट्रेलिया। ये तो हुई पृथ्वी और पृथ्वी पर अवस्थित
क्षेत्रफल पृथ्वी का कितना है और महाद्वीपों का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है। हम इसे ही अगर ग्लोब पर देखते हैं तो आप ये मानकर चलेंगे हमारे पास ये क्या है, ग्लोब, और इसमें यहाँ से ये जो रेखा खींची गई है इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में आपको कौन कौन से महाद्वीप मिलते हैं, तो एक तो इस तरीके से ये मिलने वाला है हमें उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद यहाँ पर आपको ये दिख जाता है यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया, ठीक है। वहीं दक्षिण गोलार्ध में बात करें तो ये है दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर हमें ये मिलता है अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पर ये अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये जो महाद्वीप है ये तो कौन सा रहने वाला है आपके पास, उत्तरी अमेरिका, ये यूरेशिया, ये दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। शेष के साथ में यहाँ पर ये है अंटार्कटिका, ठीक है। इसके बाद जो बाकी का एरिया है इस पर कंप्लीट आपको महासागर मिल जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 5, ठीक है। अब देखो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो भाग मिलता है इस वाले क्षेत्र को तो आप किसके नाम से जानोगे, जो कि 19 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव तक भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसे बोला जाएगा क्या, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। वैसे ही भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो एरिया है इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ तक का पूरा ये जो क्षेत्र है इसे बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब देखो उत्तरी गोलार्ध में अगर आप स्थल मंडल के बारे में बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग 40% भाग पर, 60% भाग पर, कितने परसेंट पर, 60% भाग पर स्थल मंडल है, और लगभग 40% भाग पर हमें जलमंडल का विस्तार मिलता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में आप देख पा रहे हैं लगभग 60% भाग पर तो क्या है, महाद्वीप मिलते हैं, और 40% भाग पर आपको महासागरों का विस्तार मिलने वाला है। ठीक वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में अगर बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थल मंडल हैं वो लगभग 20% भाग पर है। मतलब दक्षिण गोलार्ध में स्थल मंडल महाद्वीपों का विस्तार 20% भाग पर है, और बाकी का संपूर्ण एरिया या संपूर्ण दक्षिण गोलार्ध में किसका विस्तार मिलता है, महासागरों का, जो लगभग दक्षिण गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग को कवर करता है, 80% भाग को। तो दोस्तों ये तो था महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।